हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। इस लेसन का टोटल 40 ही क्वेश्चन है, पता है, टोटल ही 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेसन इक्विलिब्रियम, उसके 70 क्वेश्चन है। वो इक्विलिब्रियम थोड़ा लंबा लेक्चर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ध्यान से कीजिएगा और थोड़ा ध्यान लगा के कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। गिब्स फ्री एनर्जी, वैसे तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, पहले भी बात कर ली थी हमने कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का फॉर्मूला हम कर चुके हैं। डेल्टा जी इक्वल एच प्लस एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। यस, ये बात सबको क्लियर है? यस सर, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी भी बोलते हैं इसको। तो एंड स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होते हैं। तो गिब्स डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इक्विलिब्रियम में अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। तो ये फॉर्मूलाज तो पहले भी कर चुके हैं, बट एटलीस्ट अब इसकी डेफिनेशन आएगी, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल आ रहे थे तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में मुझे वो फॉर्मूला बताना पड़ा, और ये फॉर्मूला आता भी डायरेक्ट है, इसी कोई डेरिवेशन ही, कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, फ्री एनर्जी का मतलब होता है यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब यूजफुल वर्क। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मोडायनामिक सिस्टम कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर के ऊपर। टेंपरेचर प्रेशर कांस्टेंट रखने पर अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है, मतलब वो हमें एनर्जी दे रही है, ठीक है, उसको यूजफुल वर्क बोलेंगे। डेल्टा जी उसका नेगेटिव है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अल्टरनेटिवली गिब्स फ्री एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क करने की कैपेसिटी होती है डेल्टा जी मेजर बाय डेल्टा जी। डेल्टा जी से मेजर करते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट। अब देखिए, फ्री वर्ड जो था, पहले बहुत सारी बुक्स के जो बंदे थे वो फ्री वर्ड को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क बोलना ज्यादा बेटर है बजाय कि फ्री वर्क के। तो उसके बाद में इसको अकेला गिब्स एनर्जी बोलने लग गए। और आईयूपीएससी ने 1988 में आईयूपीएससी ने मीटिंग हुई और वहां पर फ्री वर्ड को ड्रॉप कर दिया। फ्री की जगह यूजफुल वर्क टर्म यूज करने लगे और इसको गिब्स एनर्जी कहने लगे, ना बजाय के गिब्स फ्री एनर्जी के। लेकिन आज भी गिब्स फ्री एनर्जी ही बोला जाता है, लिखा जाता है। 35 साल पहले की ऐसी बात है, जब हम पढ़ रहे थे तब भी यही हम फ्री एनर्जी बोलते थे। आप लोगों को भी हम फ्री एनर्जी सिखा रहे हैं। सोचिए, एक बार किसी ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो हमेशा वैसे चलती। ये बात समझ में आ रही है सबको मेरी? यस सर। फ्री ड्रॉप कर दिया यूपीएससी ने, लेकिन फिर भी ये फ्री वर्ड यूज होता है। ठीक है, जनरली यूज होता है। हालांकि आप इसे गिब्स एनर्जी की, दैट इज द बेटर वर्ड, लेकिन फिर भी गिब्स एनर्जी की जगह फ्री वर्ड भी यूज होता है, नो वरी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसका फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, टेंपरेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें, बस ये नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। टेंपरेचर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट। लेस देन 0 है, डेल्टा जी मतलब नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। अगर इक्वल 0 है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं भाई। क्लियर है सबको? यस बेटा? यस सर। एक और फॉर्मूला होता है भाई डेल्टा जी का, अब वो देखिएगा, वो भी डायरेक्ट है, उसका भी कुछ ज्यादा सिर पैर है नहीं, कुछ भी नहीं है ज्यादा। क्या होता है देखिए, डेल्टा जी होता है नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के होता है। नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के। अब ये आर टी नेचुरल लॉग के अगर हम माने तो ये क्या होता है, नेचुरल लॉग को के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है भाई। ये नेक्स्ट लेसन में आएगा डेफिनेटली, अभी का पार्ट नहीं है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के इक्विलिब्रियम लिखा हुआ मैंने से, के सी भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा जी, अब क्योंकि नेचुरल लॉग के लिखा हुआ है तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, दैट इज आल्सो जी। यस, क्लियर है बेटा सबको? जी क्या होता है? दो ही फॉर्मूले हैं जी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब देखो भाई, कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने एक जगलिंग की थी ना, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, ओवरऑल टर्म नेगेटिव आएगी। वही यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से वही जगलिंग है, कुछ नहीं है इस टेबल के अंदर। तो देखिए, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये टर्म हो गई नेगेटिव। ठीक है, एस पॉजिटिव है, एस पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ओवरऑल ये दोनों टर्म होगी पॉजिटिव, लेकिन इसके बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ये टर्म भी नेगेटिव होगी, तो दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर एच नेगेटिव है, एस पॉजिटिव है, तो ऑलवेज डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यस, क्लियर है पहला पॉइंट?
यस सर। याद याद नहीं करना है इसको, ये याद करने की चीज नहीं है, दिमाग में जगलिंग कीजिए, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्या क्या देखना होता है बार बार उसको रिपीट कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना, समझ रहे हो ना। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो रट्टा मार लो भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट याद रख रहना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर H पॉजिटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, डेल्टा S नेगेटिव कर दिया मैंने, ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, T तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये यहाँ पे पॉजिटिव लग गया, दोनों पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यस, डेल्टा जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है, S पॉजिटिव है, ठीक है, T पॉजिटिव होता ही है, बीच में आ गया नेगेटिव, अब क्या होगा, अगर T की वैल्यू कम है, लो, देखो लो है टेम्परेचर, तो ओवरऑल टर्म कम आएगी, माइनस में छोटी टर्म होगी, H अगर बड़ा है, H अगर बड़ा है, माइनस की टर्म छोटी है, तो ओवरऑल आएगा पॉजिटिव, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, क्लियर है? यस सर। अगर टेम्परेचर हाई है, बहुत ज्यादा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस तो पॉजिटिव था, तो ओवरऑल टर्म माइनस में बिग माइनस की टर्म आएगी, बिग टर्म। अब इसका मतलब क्या होगा, एच पॉजिटिव है, भले ही पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल आंसर माइनस में आने वाला है, तो ये डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, दोनों नेगेटिव है, वहां पर था लो टेम्परेचर पर पॉजिटिव है, यहाँ लो टेम्परेचर पर नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर पर पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पर नेगेटिव होता है, ऐसा रट्टा भी मार सकते हैं, बाकी अंडरस्टूड करेगा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखो दोनों नेगेटिव, H नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, S भी नेगेटिव है, S नेगेटिव है, तो ये T पहले से आगे नेगेटिव लगा होता तो टोटल पॉजिटिव हो गया, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, तो मुझे क्या करना है, लो टेम्परेचर पर देखूंगा तो पॉजिटिव टर्म छोटी आएगी, नेगेटिव वाली बड़ी है, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट में देखिए, अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो पॉजिटिव टर्म बड़ी हो जाएगी, और H नेगेटिव था तो मतलब वो छोटा हो गया, तो ये आ गया पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, क्लियर है? यस सर। इसी तरह से ये मैंने सारे पॉइंट अपने आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले पॉइंट में क्या था, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ओवरऑल क्या आ रहा है, दोनों नेगेटिव बन रहे हैं, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस। टी कभी भी नेगेटिव नहीं होता केल्विन में, क्योंकि वो जीरो से ही स्टार्ट होता है, -1 कभी -1 केल्विन नहीं होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट में क्या था भाई, H पॉजिटिव है, S नेगेटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव। यस, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है? वही पॉइंट दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं भर भर के। नेक्स्ट देखिए, डेल्टा जी, H पॉजिटिव उसने बोला, S भी पॉजिटिव बोल दिया, दोनों को पॉजिटिव भरा, ओवरऑल टर्म नेगेटिव पॉजिटिव कुछ आ रही है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई, तो नेगेटिव वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ओवरऑल आंसर आएगा नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बहुत लो है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या होगा, ये टर्म छोटी हो जाएगी, H की वैल्यू बड़ी है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट में देखिए, अब उसने बोला H नेगेटिव है, S भी नेगेटिव है, H नेगेटिव है, ठीक है, S नेगेटिव है, तो ओवरऑल टर्म आ गई पॉजिटिव, क्योंकि वो एक नेगेटिव पहले से बाहर लगा हुआ था। तो अब यहां पर अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो पॉजिटिव टर्म बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव टर्म छोटी हो गई, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। अगर टेम्परेचर बहुत लो है, वेरी लो, तो क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव टर्म छोटी होगी, नेगेटिव टर्म होगी बड़ी, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। यस, क्लियर है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। यस सर। है ना? दो बार सेम पॉइंट क्लियर करवा चुका हूं। नेक्स्ट देखिए भाई, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब थर्ड लॉ से पहले बात करते हैं सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था भाई, किसी को याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट वाज दैट? याद है किसी को? फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला भी याद नहीं है किसी को? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ। यस, अभी भी याद नहीं आया क्या? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ एंट्रोपी, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, ये है फर्स्ट लॉ।
ये है सेकंड लॉ। यस, याद है सबको? यस सर, आ गया याद। आ गया, बड़ी मुश्किलों से आया। फर्स्ट लॉ किसी को नहीं भूलता, मतलब आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड लॉ जनरली बच्चे एंट्रोपी और एंथैल्पी में गड़बड़ कर देते हैं, एंथैल्पी या फिर हीट कैपेसिटी में। उनको लगता है हीट कैपेसिटी वाला शायद सेकंड लॉ हो सकता है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा कि सेकंड लॉ एंट्रोपी का है। ठीक है, अब थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ एंट्रोपी के बारे में, सेकंड और थर्ड दोनों एंट्रोपी के, लेकिन थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि जो सॉलिड होते हैं, जो परफेक्ट सॉलिड होते हैं, जो अपनी शेप कभी नहीं बदलते, याद है मैंने परफेक्ट सॉलिड्स के लिए एग्जांपल दिया था, जो अपनी शेप कभी नहीं बदलते हैं, अपने इंटरनल मॉलिक्यूल की इंटरनल शेप नहीं बदलते हैं, बाहर वाली नहीं बात कर, इंटरनल ऑर्डर जो होता है परफेक्ट होता है। मतलब अगर कोई सीक्वेंस है चेयर को लगाने का, तो एक बंदा कहता है कि मैं सर पैरेलल में लगाऊंगा, एक बंदा कहता है मैं पैरेलल में नहीं लगाऊंगा, मैं आगे पीछे करके डिजाइन बनाऊंगा। ठीक है, तिरछी, वो भी एक सीक्वेंस है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर किसी सॉलिड में एटम्स तिरछे सीक्वेंस में लगते हैं तो सभी एटम तिरछे में ही लगेंगे, कितनी भी बार, हजारों बार गर्म कीजिए, हजारों बार ठंडा कीजिए, उसका ऑर्डर कभी नहीं बदलता, इंटरनल मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड। तो इम्परफेक्ट सॉलिड कौन से होते हैं? जितने भी छोटे मॉलिक्यूल हैं सारे परफेक्ट हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल बोले तो कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल है भाई, को बता सकता है? विच वन इज द बिगर मॉलिक्यूल? पता है किसी को? बताता हूं चलो। CH2 ये क्या होता है? इथीन, इथीन, इथीन होता है, इथीन का मॉलिक्यूल है। जब ऑर्गेनिक करेंगे आपको बेटरली समझ में आ जाएगा। इथीन, अगर इसका एक बॉन्ड मैं तोड़ दूं, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हटा दिया, दोनों की एक एक वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, याद रख लेना, दोनों की एक एक वैलेंसी खत्म, कम हो गई, इसके साथ फिर से एक CH2, फिर से CH2, और इस तरह से लंबी चेन CH2 की बनाता जाता हूं। लंबी चेन, कितनी लंबी? हजारों मॉलिक्यूल्स की। इसको बोलते हैं पॉलीमर। जो एक से ज्यादा यूनिट से मिलकर बना हो। सिंगल यूनिट ये थी, इथीन से बना, डबल बॉन्ड टूटने के बाद आपस में जुड़ता गया ये मॉलिक्यूल, दो दो एटम आपस में, दो दो एटम्स के मॉलिक्यूल, दो दो कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, हजारों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इसको बोलेंगे पॉलीमर। और इस पॉलीमर का नाम होता है पॉली इथीन। नाम सुना हो? यस सर। पॉलीथीन। अब ई और वाई इकट्ठे नहीं लगते। इंग्लिश में वोवल होते हैं 5, पांच। AEIOU। केमिस्ट्री में होते हैं 6। समझ गए? वाई भी वोवल की तरह यूज होता है। वाई और कोई वोवल एक साथ इकट्ठा नहीं लगता, तो इसको कर देंगे ड्रॉप, तो नाम हो जाएगा पॉलीथीन। यस, सुना हुआ है सबने? यस सर। यूज भी करा होगा भाई, पॉलीथीन। ठीक है, तो ये होता है पॉलीथीन। जो जितने भी बच्चों ने, सबने पॉलीथीन देखा होगा मेरे ख्याल से। आप लोग लिफाफे खाते रहते हैं, है ना? वो क्या बोलते हैं उसको, चिप्स और समथिंग समथिंग, तो लिफाफे तो देखे ही हैं सबने, तो वो वही है ना? पन्नी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। ये होता है पॉलीथीन। अब इसके अंदर इथीन के मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड टूटकर, और ये बहुत लंबी चेन होती है। एक मॉलिक्यूल बहुत लंबा होता है। लास्ट में एंड कैसे होता है? लास्ट में मान लो कुछ क्लोरीन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, लास्ट वाले एटम की वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी, तो एंड हो जाता है। अब अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, अगर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल लंबी चेन वाले, बहुत सारे लंबी चेन वाले ऐसे आपस में जुड़ रहे हैं, सपोज ऐसे आपस में जुड़ रहे हैं, तो देखिए इन दो चेन्स के बीच में यहां पर तो गैप बहुत बड़ा है, दिख रहा है सबको? यस यहां सर। पर गैप बहुत कम है, और यहां तो बिल्कुल ही नहीं है इस जगह पर। ये समझ में आया भाई? ये वाला गैप तो बिल्कुल ही कम है। तो इसका मतलब पॉलीथीन को अगर आप गर्म करके वापस ठंडा करोगे तो क्या ऐसा ही पैटर्न बनेगा दोबारा? नो सर। नो वो सर। लंबी चेन है, इसलिए कहीं ना कहीं से मुड़ जाती है, लेकिन क्या वो हर बार उसी जगह से मुड़ेगी और इसी जगह पर आपको खाली जगह मिलेगी और इसी जगह पर आपको ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कम जगह मिलेगी? नहीं, कुछ और हो सकता है। हर बार जब भी आप पॉलीथीन को गर्म करके ठंडा करते हैं तो कुछ जगह पर, बाहर से देखने में सब सेम लगते हैं, मैं बात कर रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर की, याद रखना। तो कुछ जगह पर इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ जगह पर गैप बढ़ जाता है, दो लेयर्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ मॉलिक्यूल है, ये लंबे लंबे मॉलिक्यूल है, और कुछ जगह पर कम हो जाता है। इसकी वजह से एक लेयर पर दूसरी लेयर मॉलिक्यूल्स के साथ जमती जाती है और पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है,
अब पॉलीथीन खींच सकते हैं, खींचने से फटता नहीं है, पता है ना सबको? यस यस सर। थोड़ा सा खींचने पर, यूं नहीं कि आप ज्यादा ही खींच दो फट जाए। उसकी वजह ये होती है क्योंकि सभी ये जो लंबी लंबी चेन होती है सभी थोड़ी थोड़ी बैंड होती है, थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई है। जब आप इसे खींचोगे थोड़ी सी सीधी हो जाती है, थोड़ी सी दूसरी भी सीधी हो गई, तो इसलिए ये फटेगा नहीं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो इस वजह से ये नहीं फटता है। और आप इसको थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, थोड़ा बहुत लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह इंटरनल मॉलिक्यूल। लोहे को नहीं खींच सकते ना, लोहे को खींचोगे तो वहां से वो पतला हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा। और लोहे को खींचना भी आसान नहीं है, खैर उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो एक अलग मैटर है। तो ये समझ में आ गया भाई? तो जितने भी पॉलीमर है, जितने भी लंबे बड़े मॉलिक्यूल्स है, बहुत बड़े, उनके अंदर हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है और इस वजह से वो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होते, इसलिए उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कहते। जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्रिस्टलाइन होते हैं, उनका ऑर्डर हमेशा परफेक्ट होता है। वो तिरछे जमेंगे, तिरछे अगर लाइन में बैठेंगे तिरछे बैठेंगे, सीधे बैठेंगे सीधे बैठेंगे, है ना? तो वैसा ही इनका हमेशा पैटर्न अलग होता है। अगर वो फ्लावर बना रहे हैं, जैसे आप लोग मैन फ्लावर होता है ना, जो ह्यूमन फ्लावर, ह्यूमंस जो है वो मिलके भारत का नक्शा बना देते हैं, ह्यूमंस फ्लावर की शेप में आ जाते हैं, ह्यूमंस किसी और ओवल शेप में आ जाते हैं ना। यस सर। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स की इंटरनली जो भी शेप होती है, भले वो फ्लावर शेप है, जैसी भी है, फ्लावर नहीं होती वैसे, बट जनरल आपको बता रहा हूं ताकि आपका ब्रॉड माइंड हो। तो अंदर हर बार जब भी उसे गर्म करोगे, ठंडा करोगे, वो उसी शेप में जमेगा, लेकिन वो होगा परफेक्ट। लेकिन जो पॉलीमर्स होते हैं वो उस शेप में नहीं जमते, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरा है ना, ये कुरकुरे है। समझ में आ गया? यस सर। बट ये पॉलीमर काम के बहुत होते हैं, याद रख लेना। हमारा डीएनए पॉलीमर से बना, हम भी टेढ़े हैं, अंदर से ही टेढ़े हैं। सोच लो, डीएनए, हर सेल में डीएनए होता है जो कंट्रोल करता है, हेड ऑफ द सेल होता है, वो टेढ़ा होता है ना, वो क्रिस्टलाइन नहीं होता, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। इसलिए हम पैदाइशी टेढ़े हैं, हम किसी काम के नहीं। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसको देखते हैं थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या कहता है? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बोले तो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो केल्विन। जीरो केल्विन के ऊपर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं उनकी उनकी एंट्रोपी जो होती है वो एंट्रोपी जीरो होती है। यस, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। मतलब उनके वाइब्रेशन भी खत्म हो जाते हैं, उनकी एंट्रोपी जीरो होती है, वो परफेक्ट होते हैं, उनकी एंट्रोपी जीरो, वो परफेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। which means that the absolute zero every crystalline solid is a state of perfect order। उनका ऑर्डर परफेक्ट हो जाता है। वो परफेक्ट तो पहले भी थे परफेक्ट सॉलिड, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस होती थी, अब वो भी बंद हो गई और वो बिल्कुल परफेक्ट सॉलिड बन गए। यस, क्लियर है सबको? यस सर। हु इज परफेक्ट इन द यूनिवर्स? परफेक्ट कौन है यूनिवर्स में? कोई भी नहीं। भगवान, गॉड, है ना? यस सर। तो देखो भगवान बनना कितना आसान है। आप सभी को जीरो केल्विन पर ले जाएं तो सब भगवान बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बोलिए, परफेक्ट हो जाओगे सारे? ठंडा कर दें क्या सबको? सर प्राण निकल जाएंगे शरीर से। तो परफेक्ट हो रहे हो यार, प्राण कैसे निकल जाएंगे? भगवान बन जाओगे। भगवान तो मरता ही नहीं है जिसका जन्म ही नहीं होता। सर लेकिन हमारा तो हुआ है। हाँ, तो फिर आप परफेक्ट बनने का तरीका यही है, जीरो पर चले जाओ, जीरो केल्विन पर, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन, बहुत नीचे, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो परफेक्ट बनना कितना आसान है। तो क्या जीरो पर जाके परफेक्ट सच में बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। सर पूरा नहीं बनता है। नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे बताओ फिर? साइंस तो यही कहती है, जीरो पर आके सारी चीजें परफेक्ट हो जाती हैं। बोलिए। सर लेकिन हमारे पुराण नहीं कहते ना। क्या? सर बोला जाता है कि भगवान वही बन सकता है जिसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे अच्छे विचार हो। सर अच्छे विचार जीरो अच्छे केल्विन पे विचार थोड़ी इन द आते। सेंस, देखिए मेरी बात सुनिए, विचार इन द सेंस डिफ्लेक्शंस होती हैं, डिफ्लेक्शंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, रोटेशंस हैं, बॉडी में बोल रहा हूं, हिल डुल रहा हूं, डेफिनेटली मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता हूं। जीरो केल्विन पर सब कुछ हिलना डुलना सब बंद हो जाएगा, वाइब्रेशन बंद हो जाएंगी, आप परफेक्ट हो जाओगे, विचार की जरूरत ही नहीं।
सारे मेरे मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, मैं परफेक्ट हो गया। तो वो वाली बात भी पूरी हो जाती है, उसकी चिंता मत करो। व्हाट आई एम सेइंग कि आप परफेक्ट हो जाओगे या नहीं, ये तो बोल रहा हो जाओगे, पर क्या आपको लगता है कि आप सच में गॉड गॉड भगवान का पार्ट बन जाओगे? आप यू विल बी द पार्ट ऑफ द गॉड, तो आप भगवान ही होगे। अहम ब्रह्मास्मि, यस, हो जाओगे ना? आसान है 0 केल्विन पर लेके जाना, या कुछ गड़बड़ है? बोलिए, खुलकर बोलिए, विचार दीजिए अपने, हम थर्मो कर रहे हैं, चिंता मत करो, बताओ भाई। सर मुझे तो नहीं लगा। नहीं लगता? रीजन दे सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकते हम परफेक्ट, तब भी नहीं बन सकते। रीजन बताइए, अभी अभी मैंने बताया है रीजन थोड़ी देर पहले, सोच कर बताइए, है किसी के पास रीजन? सर जो हमारी सोल है वो परफेक्ट है, हमारी बॉडी नहीं है, तो हमारी सोल तो निकल जाएगी एब्सोल्यूट अरे जीरो पे। बेटा, ठीक है, सारी बातें ठीक है, हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉड और एनीथिंग एल्स। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी डीएनए, डीएनए क्या होता है? पॉलीमर होता है। पॉलीमर, इसने बोला सिर्फ परफेक्ट सॉलिड ही ऐसा करते हैं, वो परफेक्ट होते हैं। डीएनए तो पॉलीमर है, पॉलीमर परफेक्ट सॉलिड नहीं है, तो जब वो 0 पर जाएगा वो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। प्रोटीन, प्रोटीन भी पॉलीमर है। हमारी एक सेल में डीएनए तो होता ही है, प्रोटीन होता है, 3000 टाइप के प्रोटीन होते हैं एक सेल में, और वो भी सारे के सारे पॉलीमर होते हैं, वो भी परफेक्ट ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, तो वो भी 0 केल्विन पर परफेक्ट नहीं हो सकते। तो पूरी की पूरी बॉडी हमारी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, 0 केल्विन पर भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते, चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए तब भी नहीं हो सकते। वी कांट बी द गॉड। अगर गॉड बनना है तो सब कुछ खत्म करना होगा, सब कुछ हवा में उड़ाना होगा, हर एक एटम मॉलिक्यूल को बिल्कुल अलग करना होगा, अलग करने के बाद वापस अलग तरीके से परफेक्ट ऑर्डर में जोड़ना होगा, तभी गॉड बन सकते हो। समझ में आया? यस सर। यस सर। प्रूव करती है कि हम गॉड नहीं बन सकते, ठीक है? फिर भी हम अपने आप को पता नहीं क्या फन्ने का समझते हैं, है ना? चलिए यस अब आगे देखिए, एंट्रोपी शुड बी 0, तो 0 हो जाती है बाय द वर्च्यू ऑफ द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का एक गुण है, क्या गुण है ये? क्या कहता है? एट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, एस को आप फाइंड कर सकते हो। देखो हमने बोला था डेल्टा यू को फाइंड किया जा सकता है, यू को, इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पता नहीं कितने टाइप की होती है, हम नहीं फाइंड करते, बट चेंज को फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं? क्लियर है? यस सर। हम बात कर चुके हैं। इसी तरह से सेम एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी के चेंज को आप फाइंड कर सकते हो, बट एंथैल्पी एच को नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकल सकता। बट एंट्रोपी के केस में वो कह रहा है एस भी निकाल सकते हो, और डेल्टा एस तो निकाल ही सकते हैं, एस भी निकल सकता है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैसे? क्योंकि उसे एब्सोल्यूट 0 पर एंट्रोपी की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू 0 होती है 0 केल्विन पर। परफेक्ट सॉलिड के लिए 0 केल्विन पर अगर एस की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 0 से कम या ज्यादा पर भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 केल्विन पर एस की वैल्यू जो है, ये देखिए, एस की वैल्यू 0 केल्विन के ऊपर कितनी होती है? 0 होती है। और मान लो 1 डिग्री और 1 केल्विन के ऊपर हमने एस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? 1 केल्विन पर भी एस की वैल्यू निकाल ली, जो भी फाइंड आउट हुई। नहीं भी निकाल ली, बट चेंज तो निकाल ही सकते हैं ना। डेल्टा एस हमें पता लग गया। डेल्टा एस किसका पता लग गया? डेल्टा एस पता लग गया एस 1 केल्विन का, और माइनस में एस 0 केल्विन का। 0 केल्विन वाला तो 0 ही था, मतलब एस 1 केल्विन पर एस की जो वैल्यू होगी वो भी पता लग गई डेल्टा एस से। यस, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम आसानी से रूम टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पर एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये हमें फायदा हो गया। अनलाइक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलती, इंटरनल एनर्जी की भी निकलती। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर एंट्रोपी को कैलकुलेट किया जा सकता है, बट ओनली प्योर सब्सटेंसेस के लिए। यस, क्लियर है? तो देखिए, एस ऑफ टी मतलब एंट्रोपी ऑफ एट टेम्परेचर टी, एंट्रोपी एट टेम्परेचर 0 केल्विन, इट इज नॉट ओके, इट इज 0 केल्विन, ठीक है? इंटीग्रेट करते हैं क्यू रिवर्सिबल बाय टी को 0 से टी तक, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ गया। यस, क्लियर है बेटा? यही थर्ड लॉ है। हाँ भाई, याद रहेगा, थर्ड लॉ भी एंट्रोपी का ही है, सेकंड लॉ भी एंट्रोपी था, याद रहेगा सबको? यस हाँ बेटा, बाकी बच्चे
यस सर, याद रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट सेकंड ला थर्ड ला तीनों याद रखिए। तो देखो डेल्टा एस एंड ओनली एस कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ मैंने स्पेशली लिखा डेल्टा एस एंड ओनली एस, एस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। देखिए फॉर ए रिएक्शन 1 ग्राम 1 गैसेस फॉर्म में 1 मोल ए है गैसेस फॉर्म में, 1 मोल ए है लिक्विड फॉर्म में, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -3 RT। तो डेल्टा एच हमें पता है U प्लस पी डेल्टा वी होता है, U प्लस पी डेल्टा वी की जगह प्रेशर वॉल्यूम तो इसने दिया ही नहीं है, वो बोल रहा है एच और U के बीच का रिलेशन बताना है, तो प्रेशर वॉल्यूम दिया नहीं है। NGRT रिएक्शन दे रखी है, तो NGRT का फॉर्मूला लगेगा, याद है या नहीं? हम ये पिछले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, कम से कम इतना तो याद हो जाना चाहिए अब, यस है ना? ठीक है, तो देखिए NGRT का फॉर्मूला हमने लगा दिया। हमारे पास क्या आ गया भाई, N की वैल्यू, डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी? प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड है, प्रोडक्ट मतलब 0 मोल, क्योंकि लिक्विड है, सिर्फ गैस के मोल निकालने होते हैं। गैस 1 मोल है तो माइनस करेंगे इसको तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1 डेल्टा एन की वैल्यू। RT की वैल्यू नहीं भरेंगे, क्यों? डेल्टा एच उसने 3 RT दिया, कोई दिक्कत नहीं, -3 RT, तो RT क्यों भरे, तो उसको हम नहीं भरने वाले। आगे देखिए क्या हो रहा है, तो 3 RT इक्वल डेल्टा यू माइनस 1 RT, 1 RT को उधर ले जाएंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू होगी -2 RT। अब उसने रिलेशन बताया था, -2 RT बड़ा है या -3 RT बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है? डेल्टा यू बड़ा है। डेल्टा यू बड़ा है, -2 RT बड़ा है 3 RT से। माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आएगा, गलती से भी ये मत लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस है अंडरगो द चेंज ऑफ द स्टेट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, 3 लीटर, ये वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, V1 98 केल्विन टेम्परेचर, T दे रखा है, T1 दे रखा है 98। यस, तीनों चीजें समझ में आई? क्या दे रखा है? यस सर। तो अगर चेंज हो गया 4 एटमॉस्फेयर 5 लीटर और 245 केल्विन, P2 हो गया 4 एटमॉस्फेयर, प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया 5 लीटर, टेम्परेचर बदल गया 245। तो इस तरह से तीन चीजें बदल गई विद ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी भी बदली। 30 लीटर एटमॉस्फेयर के इंटरनल एनर्जी, मतलब ये गिवन है आपको, ये इतना चेंज हो गया डेल्टा यू। अब कह रहा है चेंज इन द एंथैल्पी, डेल्टा एच निकालना है फॉर द प्रोसेस ऑफ इन लीटर एटमॉस्फेयर, तो डेल्टा एच निकालिए। डेल्टा एच का फॉर्मूला हमें पता है, U प्लस पी डेल्टा वी होता है। अब U प्लस पी डेल्टा वी अकेला होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर तो V भी बदल रहा है और P भी बदल रहा है, समझ में आ रही है बात? तो क्या P कौन सा भरें? अब देखिए वैसे ही एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, H1 VU1 V1 P1 V1, H2 U2 P2 V2, ये दोनों H के फॉर्मूले, दोनों को माइनस करते हैं, H2 माइनस H1 डेल्टा H आता है, डेल्टा U आता है, और यहाँ पर P2 V2 माइनस P1 V1, तो ये मैं भर सकता हूँ, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा P डेल्टा V, PV P डेल्टा V की जगह डेल्टा P डेल्टा V भी भर सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। दोनों चेंज हो रहे तो दोनों भर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो P2 की वैल्यू मैंने भर दी 4, V2 की वैल्यू 5, P1 की वैल्यू 2, V1 की वैल्यू 3, सॉल्व किया, डेल्टा U कितना दे रखा है उसने, डेल्टा U उसने 30 दिया था, और P2 V2 P1 V1 की जो माइनस आया 14 आया, डेल्टा H की वैल्यू आ गई 44 लीटर एटमॉस्फेयर। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल को जलाया जा रहा है, तो आपको रिएक्शन खुद आनी चाहिए। एथेनॉल होता है C2H5OH, अल्कोहल, पीने वाली शराब है ये। 3O2, बैलेंस आपको खुद करनी, याद रखना, अगर ये रिएक्शन नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। 3O2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है, सीधी सी बात है। तो ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, 3 वाटर हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 2 ऑक्सीजन है, याद रख लेना, बैलेंसिंग में, और 1 एथेनॉल है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये 2 गैस है। तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेजर्ड बाय बोम कोलैरीमीटर, बोम कोलैरीमीटर से जो हीट वो होती है ना, मेजर होती है, याद रखना, वो इंटरनल एनर्जी मेजर होती है बोम कोलैरीमीटर में, याद रहेगा सबको? क्वेश्चन करने से ये फायदा मिलता है, बोम कोलैरीमीटर से इंटरनल एनर्जी को मेजर किया जाता है। ठीक है, बोम कोलैरीमीटर। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है, अमाउंट ऑफ हीट जो उसको बोम कोलैरीमीटर से मेजर किया, वह एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी है। तो हमें पता लग गया इंटरनल एनर्जी क्या होती है। यस, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ठीक है, अब इसको याद भी रखिएगा,
किसी दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है और आपका दिमाग ही यूं ही नहीं कहेगा कि हमें दिया क्या, हमें पता ही नहीं क्या सर, हमें तो पता ही नहीं बोम कैलोरीमीटर क्या होता है। मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने इसको केल्विन बना लिया, 298 केल्विन बनेगा। अज्यूमिंग द आइडियलिटी ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है अभी, तो डेल्टा एच क्या होता है, यू प्लस एनजीआरटी लगाएंगे क्योंकि रिएक्शन उसने दे रखी है। डेल्टा एन की वैल्यू क्या निकलेगी, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, वो भी गैसेस फॉर्म में। प्रोडक्ट गैस में कितने हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये नहीं है, ये लिक्विड है तो 2 मोल है, ठीक है। रिएक्टेंट कितने गैस में, ये नहीं है, ये सिर्फ गैस में है, 3 मोल है, तो 2 माइनस 3 -1 आ गया। यस क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो यानी मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू आ गई -1, आर की वैल्यू मुझे पता है 8.314 होती है, टी उसने दिया था 298 केल्विन डिग्री सेल्सियस दिया था, मैंने उसका केल्विन बना दिया, यू उसने दे रखा था, सबकी वैल्यू भर दो, डेल्टा एच आ जाएगा। यस क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, सिंपल था ना, बस एक चीज याद रखना, बोम कैलोरीमीटर डेल्टा यू को मेजर करने के काम आता है। यस सबको समझ में आ चुका है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमोनिया की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है स्टैंडर्ड, कितना है 46 किलो जूल पर मोल, अमोनिया की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो देखो भाई, मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए अमोनिया बना लिया, मतलब अमोनिया 1 मोल बनाना मुझे, तो मैं क्या करूं, एक नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन इसमें, एक ही है, तो N2 है, N2 को 1/2 से डिवाइड कर दिया तो एक नाइट्रोजन आ गया। हाइड्रोजन 3 करने हैं, H2 की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 3/2 हाइड्रोजन H2, 1/2 N2, 1 मोल अमोनिया बनेगा। यस ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। खुद बनानी है ये, और इसकी एनर्जी उसने दे रखी थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है वो ये है 46 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में ही रखेंगे इसको, जूल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा डाटा किलो जूल में ही है, आंसर भी किलो जूल पर मोल में ही है, ठीक है। अब वो कह रहा है, तो ये तो अब आपको समझ में आ गया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच, एफ का मतलब फॉर्मेशन, एच का मतलब एंथैल्पी, डेल्टा मतलब चेंज, 46 आया इस इक्वेशन का। अब वो कहता है कि हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एलिमेंटल, एटम से बना रहे हैं मुझे, हाइड्रोजन जो एटम से मिलकर बना, 2 एटम से मिलकर हाइड्रोजन बना, तो H प्लस H जो बन रहा है उसकी एंथैल्पी आ रही है 436 किलो जूल पर मोल, और नाइट्रोजन मिलकर जो बना रहे हैं उसकी एंथैल्पी आ रही है 712 किलो माइनस का किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। तो मुझे पता है कि अगर मुझे अमोनिया की एंथैल्पी निकालनी है, ये तो अमोनिया की फॉर्मेशन एंथैल्पी निकली ना, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाली तो मैंने जोड़ी नहीं थी, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की, और ये इस पूरी रिएक्शन की फॉर्मेशन की एंथैल्पी है। यस समझ में आ रहा है? 46 यस सर। पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी में से अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन की माइनस कर दूं, तो मैंने यहाँ यही किया, हाइड्रोजन की 436 थी, नाइट्रोजन की 712 थी, बट मुझे तो क्या चाहिए, एक मोलिक्यूल की, एक एटम की चाहिए ना, यहाँ एक एटम यूज हो रहा है, क्लियर है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ एक एटम यूज हो रहा है और यहाँ पर 3 एटम यूज हो रहे हैं, मुझे 3 की चाहिए, तो 3/2 से, क्योंकि H2 की उसने दी थी, उसने सिर्फ H2 की दी 436, 3/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इस इक्वेशन में वो 3/2 है, और N2 की उसने N2 की भी दे रखी थी 712 माइनस में 1/2, क्योंकि मुझे एक एटम के लिए चाहिए, क्योंकि उसने अमोनिया के लिए एक ही एटम के लिए दे रखी है, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दिया मैंने। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से ये माइनस करने का मतलब है कि हमारे पास क्या आ चुका है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में, अमोनिया के बनने की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी, ये जो x, अब मैंने इसको मान लिया वो x है, समझ में आ गया? ये पूरी सॉल्व करेंगे आप, ये x है, सपोज x किलो जूल पर मोल, समझ में आ गया भाई? यस यस है ना? तो ये मान लीजिए ये x किलो जूल पर मोल आ रहा है। द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड की एंथैल्पी बतानी, तो मैंने अमोनिया का तो निकाल लिया, x किलो जूल पर मोल आ रहा है, मुझे तो अमोनिया में तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखिए 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, मुझे तो 1 बॉन्ड की चाहिए, क्या करूं, x को 3 से डिवाइड कर दो, NH बॉन्ड की एंथैल्पी आ जाएगी। यस क्लियर है? तो जो भी ये वैल्यू आएगी इसको 3 से डिवाइड करेंगे इस आंसर को, तो NH की एंथैल्पी आ जाएगी। अब भाई समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, याद है? डेल्टा Yes, एस sir. फॉर्मूला पूछ रहा है एन आर नेचुरल लॉग P1 बाय P2, या फिर कर सकते हैं वॉल्यूम V2 बाय V1 आएगा, वॉल्यूम अगर करेंगे, ठीक है। नेचुरल लॉग की जगह अगर लॉग लगा देंगे तो 2.303 लग जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम कर चुके हैं, डेल्टा जी 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम है, बाकी सब गलत थे, ये जगलिंग की थी हमने। डेल्टा जी इक्वल क्या होता है? 0 होता है तो इक्विलिब्रियम, लेस देन होता है, मोर देन होता है तो वो, याद है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Yes, sir. नेक्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं, टी डेल्टा एस, और वैसे भी आज इसकी एक टेबल भी हमने पढ़ी है, तो इसकी भी जगलिंग की थी हमने, याद है ना? ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था लाइव Yes, क्लास sir. के अंदर ही, ठीक है। तो भाई ये तो पीछे वाले क्वेश्चन थे जस्ट, क्योंकि ये डेल्टा जी इस लेसन में आया, मतलब इस लेक्चर में आया, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी क्वेश्चंस को डाल रखा है शायद, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना था, लेकिन इसके बाद मैं अब आपको क्या करवाने वाला हूँ, इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है, आपको नोट्स थोड़े ही मिलने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अब हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे भाई, जितने मैं करवा रहा हूँ वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। 144 पेज नंबर यहाँ से शुरू होता है हमारा लेसन, ठीक है, यहाँ से 4th क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ से लेसन शुरू हो रहा है, थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, क्या होता है फर्स्ट लॉ? Delta U equal to Q plus W. प्लस W, है ना? W को निकालने का तरीका 2.303 nRT V2 by V1 या फिर P1 by P2 होता है। माइनस का साइन तब लगेगा जब है एक्सपेंशन का वर्क है, पॉजिटिव होता है जब कंप्रेशन का वर्क है, ठीक है। तो साइन तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्लियर है? ये फर्स्ट लॉ है भाई, फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये क्यू यू के बराबर आ जाएगा, क्यू बराबर ये 0 एडियाबैटिक हो जाएगा, यानी कि यू जो है वो एडियाबैटिक हो जाएगा। एडियाबैटिक वर्क के अंदर क्यू 0 होता है तो यू ही वर्क डन के बराबर हो जाता है। ये सब भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, और एच इक्वल पी डेल्टा वी एनजीआरटी, ये वाला फॉर्मूला भी कर चुके हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो भी हम कर चुके हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, एक स्पेसिफिक होती है। मोलर हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ग्राम से डिवाइड कर दो, मास से, मास इन ग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन सीपी और सीवी का रिलेशन, सीपी माइनस सीवी एनआर होता है, एनआर, एन अगर 1 मोल है तो फिर सीपी माइनस सीवी आर होता है, ये भी हम कर चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी होती है, दैट्स इट, सिंपल है। और टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 1 2 3 तीनों चारों जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको टोटल को जोड़ दो, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सारे फॉर्मूले कर चुके हो, याद है सबको? ये ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ ये नहीं बताया, सेकंड लॉ कहाँ पर है? ढूंढो भाई, किसी को नजर आ रहा है सेकंड लॉ लिखा हुआ? एंट्रोपी में आएगा वो, यही आना चाहिए बिल्कुल। एंट्रोपी मेजर डिसऑर्डर ऑफ द स्पॉन्टेनियस, therefore the isolated positive, the spontaneous positive होती है डिसऑर्डर। डेल्टा एस इक्वल रिवर्सिबल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यही सेकंड लॉ है, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिख नहीं रखा, कोई बात नहीं, ये भी हम कर चुके हैं। फर्दर डेल्टा जी इक्वल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला भी कर चुके हैं। उसके बाद में ये देखिए जरा, डेल्टा जी जो होता है नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के, ये आज मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, वहां पे लिखा हुआ है, और इसी को 2.303 आर टी नेचुरल लॉग के सी, के सी का मतलब इक्विलिब्रियम। यस, क्लियर है? यस सर। इसके अलावा हमने जो फॉर्मूले किए थे, डेल्टा एस इक्वल, थर्ड लॉ यहाँ पे आया ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं। डेल्टा एस इक्वल अभी अभी हमने किया था ना, आर टी नेचुरल लॉग क्या था? V1 upon V2 P1 by P2, ये भी होता है ना? तो ये वाले फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, कहाँ मिलेंगे? एनसीईआरटी 70% सिलेबस कवर करती है, सिर्फ 70% ओनली। किस चीज का 70% सिलेबस कवर करती है? एनसीईआरटी 70% सिलेबस कवर करती है आईआईटी एडवांस लेवल, 70 ओनली, मेंस और एडवांस दोनों का कह सकते हैं। बाकी का 30% एनसीईआरटी कवर ही नहीं करती, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। खुद बोले तो
हम लोग करवाते हैं भाई, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनके मटेरियल में भी आपको मिलता है, हम लोग भी आपको वही डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान देना। जो टीचर कहता है सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, समझ लेना कि वो गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसने कभी सॉल्व ही नहीं करके देखे, सीधा मान सकते हैं कि उसको एडवांस लेवल आता ही नहीं, समझ लेना। समझ में आ गई? यस सर। क्योंकि फॉर्मूले अलग होते हैं, लेकिन टीचर्स बताते हैं एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी किसी काम की नहीं, उसकी तो थ्योरी भी सोच के समझ के देख के समझ नहीं आएगी। तो फिर एनसीईआरटी में क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आता है एनसीईआरटी में, एक ही चीज समझ में आती है एनसीईआरटी में, उसकी एक्सरसाइज कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रैक्टिस है। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने के बाद मेंस के क्वेश्चन समझ में आने लग जाते हैं, मेंस के क्वेश्चन सारे कर लिए तो एडवांस के क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाते हैं। फिर भी हो सकता है कोई एक आधा फॉर्मूला हमने मिस कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि एडवांस का एक्चुअल में तो 100% सिलेबस किसी को नहीं पता होता। दूसरा स्लाइड वगैरह हम खुद बनाते हैं, तो हो सकता भी कहीं इधर उधर से उठा के जोड़ तोड़ करके स्लाइडें बनाते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम मिस कर दें, तो नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब एक आधा फॉर्मूला तो बड़ी बात नहीं है, 90% सिलेबस हो चुका है, 10% तो एडवांस कहीं से भी डाल सकता है। और ये सबसे बुरी बात है, पता है, गवर्नमेंट बुक तो इशू करती है एनसीईआरटी, लेकिन सिलेबस से बाहर देती है क्वेश्चन, गलत बात है ना। बुक से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर क्यों आते हैं भाई? उसमें फॉर्मूला क्यों नहीं, उसमें थ्योरी का नाम ही क्यों नहीं है? तो बहुत गलत बात है सरकार की, है ना। मतलब टेस्ट कुछ और ही होता है और सरकारी टेस्ट लेती है, और सरकारी कॉलेजेस आईआईटी में ही एडमिशन होता है। देखो कितनी बड़ी, मतलब सरकार खुद नहीं अप्रोच कर रही कि बाहर के बंदों से कोचिंग लो, वही तुम्हें कोचिंग करवाएंगे। ये सारे कोचिंग के धंधे बंद हो जाएं अगर सिर्फ एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बने। आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, उसमें क्वेश्चंस थोड़े, उसमें फॉर्मूला थोड़े और डाल दो, इतनी सी बात है। थ्योरी थोड़ी और डाल दो, फॉर्मूला थोड़ा और डाल दो, बाहर का कोचिंग कोई लेगा ही नहीं। एनसीईआरटी से पता है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज करो, बात खत्म। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मेंस और एडवांस में आए हैं, सिर्फ वो वाली बुक खरीदो और काम खत्म। लेकिन अब वो बुक खरीदने के बावजूद थ्योरी नहीं आती है बच्चों को, समझ में आ रहा है? थ्योरी करनी पड़ती है। तो चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ फंक्शन इज क्वांटिटी। तो देखो भाई, स्टेट ऑफ फंक्शन क्वांटिटी दोज वैल्यू इंडिपेंडेंट टू पाथ। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्रोसेस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन में U इक्वल 0 होता है भाई, और सॉरी Q कह रहा हूँ, U कह रहा हूँ, Q हीट चेंज 0 होता है, बस सीधी सी बात है, ये आपको पता ही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द एंथैल्पी ऑफ द ऑल एलिमेंट अंडर देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी सभी एलिमेंट्स की क्या होती है पता है? 0 होती है। क्लियर है भाई? डेल्टा यू ऑफ द कंबशन ऑफ द मीथेन, मीथेन का डेल्टा यू कंबशन जो है वो x किलोजूल पर मोल है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, यू की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? सॉल्व करके निकलेगी। देखिए जरा, एंथैल्पी क्या होती है? डेल्टा एच माइनस, और सॉरी डेल्टा एच इक्वल यू प्लस एनजीआरटी। इक्वेशन हमें दे रखी है, ये रहा सॉल्यूशन। एन की वैल्यू -2 निकली, डेल्टा एन की। क्यों? ये गैस है, ये लिक्विड है, इसको नहीं लेंगे। ये दोनों गैस है, 1 मोल और 2 मोल, 3 मोल हो गए। तो रिएक्टेंट हो गए 3 मोल, प्रोडक्ट है 1 मोल, 1 - 3, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, -2 आ गई। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। डेल्टा एन की वैल्यू आ गई, डेल्टा एच इक्वल यू प्लस, और डेल्टा एच इक्वल यू प्लस पीवी होता है, लेकिन उसकी जगह पी डेल्टा वी होता है। यू प्लस पीवी कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, पी डेल्टा वी होता है। पी डेल्टा वी की जगह एनजीआरटी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब n की वैल्यू -2 है, RT की वैल्यू फिल करते हैं, तो क्या आएगा भाई? x -2 RT आ रहा है, x -2 RT। तो h की वैल्यू कम है, u की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। उसने -x दी थी, अब -x मतलब इसकी वैल्यू माइनस में है। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? तो भी r की वैल्यू भरोगे, t की वैल्यू कुछ भी भर लो, t तो नेगेटिव होता ही है, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो u तो बड़ा ही है, सीधी सी बात है। h की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो u इंटरनल एनर्जी चेंज तो बड़ा ही होगा। सिंपल, सो सिंपल। क्यों? वो भी माइनस में दे रखा है, लेकिन उसके अंदर ये वाली माइनस की टर्म और जुड़ जाएगी, समझ में आ रही है? तो वो माइनस में और क्या हो गया? बड़ा हो गया, यानी कि वो माइनस में और बड़ा मतलब छोटा, तो डेल्टा एच छोटा हो गया, डेल्टा यू बड़ा हो गया, बात ही खत्म। क्लियर है? यस सर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है पांचवा वाला। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन की कंबशन की एंथैल्पी दे रखी है। देखिए मीथेन की कंबशन की एंथैल्पी ये रही,
ये वाली ध्यान देना भाई, ये रही 890 जो उसने दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है 890। फिर कह रहा है ग्रेफाइट की कंबशन 393, फिर कह रहा है डाई हाइड्रोजन की कंबशन की एनर्जी 285। तीनों इक्वेशन ये लिख रखी है, पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तीनों इक्वेशन हमने खुद बनाई, एंथैल्पी ऑफ कंबशन उसने दे रखा था। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालो। अब आपको निकालना है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, एलिमेंटल स्टेज से ही मीथेन बनाना है, ये इसकी एंथैल्पी निकालनी है। यस, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सारी रिएक्शन खुद लिखनी है, सबको रिएक्शनें आनी चाहिए। तो मुझे C+H2 चाहिए जो CH4 बनाता हूँ। मेरे पास 3 इक्वेशन है 1 2 3, इनसे मुझे C+H2 बनाना है। कैसे बनाऊं? ये रहा C, ये रहा H2, इन दोनों को तो जोड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या? CH4 बनाना। अब इन दोनों को जोड़ तो देंगे, लेकिन CH4 क्या कहीं है भाई? ये रहा CH4। तो इस रिएक्शन को पलट दो, पलटा लगवा दो। ये दोनों रिएक्टेंट साइड आने चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्शन पलट रही है तो भाई ये साइन पलट जाएगा, जो एंथैल्पी हमें मिल रही थी अब वो हमें देनी पड़ेगी। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इस रिएक्शन को तो पलट दो CH4 और फिर इन तीनों को आपस में जोड़ दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो कह रहा है कि रिएक्शन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करनी है 2 से। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 बना लो, 2H2 प्लस O2 प्लस वाटर। ऐसा क्यों? अगर नहीं करेंगे मल्टीप्लाई तो ऑक्सीजन का कटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हालांकि वो बाद में हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सीधा करके देखें इसको, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ रहा हूं और इसको मैं उल्टा कर रहा हूं। उल्टा करने का इन द सेंस घटा दो, सीधी सी बात। तो देखो भाई इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं, ये रही। हम सिंपल मेथड से करने की कोशिश करेंगे। C+O2 एरो प्लस में मैं इसको भी लिख रहा हूं, H2 प्लस हाफ है, H2 प्लस हाफ O2। यस, लिख दिया दोनों को, एरो Yes, डाल sir. के CO2 प्लस वाटर। यस, क्लियर है? समझ में आ गया? और मुझे ये वाली इक्वेशन sir. माइनस करनी, ये वाली इक्वेशन माइनस करनी है। तो इन दोनों को जोड़ने का मतलब है कि इन दोनों एनर्जीज को मैं जोड़ दूंगा, दोनों माइनस वाली है तो माइनस में आएगी एनर्जी, और इसको घटा रहा हूं मतलब ये वाली एनर्जी प्लस की होकर घट जाएगी, या प्लस की अपने आप हो जाएगी सिंपल, या इसको उल्टा करके लिख दो तो वो अपने आप प्लस की हो जाएगी, तो ये भी जुड़ जाएगी। तो उल्टा करके जोड़ रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर, तो यहां मैं लिख रहा हूं CO2 प्लस 2 वाटर, प्लस में कार्बन था, और दूसरी तरफ क्या आएगा? CH4 प्लस O2, प्लस में CH4 प्लस में O2। समझ में आ गया होगा? मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले ये चाहिए था C+H2 CH4 बनेगा, तो देखो मुझे चाहिए था C प्लस H2। H2 यहाँ 2 थे, मुझे 2 चाहिए, कोई बात नहीं बाद में देखते हैं, इसी के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। मुझे क्या चाहिए? CH4 चाहिए। ये सब तो मुझे चाहिए और बाकी सबको मुझे काटना है। क्या करूं? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड सीधी कट रही है भाई, खत्म। यस, यस सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वाटर 2 है यहाँ पर, यहाँ 2 है वाटर, यहाँ 1 है। क्या करूं? इसे इधर ले आता हूं, वाटर को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये बन गया 1 वाटर प्लस कार्बन तो मुझे रखना है, प्लस ये हाफ ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन है, 1.5। 1.5 कितना होता है? 3/2 ऑक्सीजन। यस सर। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी था इसमें, हाइड्रोजन वो भी मुझे रखना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो मेरे को रखना है, इसे मैं फिर से राउंड लगा रहा हूँ इनको। बाकी सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। वाटर को मैं दूसरी तरफ ले गया था तो उसको मैं यहाँ लिखूंगा ही नहीं। प्लस CH4, CH4 मुझे चाहिए ही है बिल्कुल, प्लस O2। O2 को भी दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ 1 की जगह? यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? हाफ O2 है ना, वो 1 ऑक्सीजन, ये वाला 1 ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, 1.5 में से माइनस हो जाएगा, हाफ O2 आ गया। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस। अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों को खत्म करना है, वाटर प्लस ऑक्सीजन को। किया जा सकता है क्या? बताओ भाई, हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? सर इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा सर, तब कर क्या सकते। ऐड, क्या ऐड करें? अब ध्यान देना, इन्होंने क्या किया? y मल्टीप्लाइंग बाय 2। देखो मुझे क्या चाहिए था?
2H2 चाहिए था, सीधी सी बात। यहाँ एक H2 है, यहां से दिखाऊंगा, देखूंगा मैं, तो मुझे 2H2 चाहिए, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना, तो ये वाटर 2 बनेगा, यहाँ वाटर ऑलरेडी 2 है, कट गया, खत्म। यस यस सर। और क्योंकि इसी इक्वेशन में हाफ O2 था, तो ये हाफ O2 भी एक्चुअल में पूरा 1 O2 बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये O2 इस O2 से खत्म हो गया, ये अपने आप खत्म हो गए। तो बचा क्या, समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, तो बचा क्या, C प्लस ये O2 इस O2 से खत्म हो जाएगा। अब C प्लस H2 जो है वो CH4 बनेगा, यानी कि सीधा सीधा ये वाटर यहाँ से खत्म, ये O2 यहाँ से खत्म, C प्लस H2 CH4 अपने आप बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, वो sir. दो से मल्टीप्लाई क्यों हुई उसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है? उसको मिस मत करना, उसका रीजन पता होना चाहिए। और ये हम ऐसी इक्वेशन एक पहले भी कर चुके हैं, याद है, जोड़ घटा वाली न्यूमेरिकल, यस सर याद है ना? और आप लोगों ने एनसीईआरटी तो उठा के देखी नहीं, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन बनते हैं, टोटली 40 क्वेश्चन, 39 है, 40 भी नहीं है, 39 क्वेश्चन। हर रोज 10 करो ना तब भी कर सकते हो, पता है, हर रोज 10। और इसमें 4-5 क्वेश्चन तो किसी काम के नहीं होते हैं। देखो हमने कितने कर लिए, 5 तो कर ही लिए अपन ने। ABCD और क्यू हीट है भाई। ABCD एक रिएक्शन है, फाउंड पॉजिटिव एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव बता दिया उसने, रिएक्शन विल बी पॉसिबल हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल, ये बताना है। तो देखिए डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है, हमें पता लग जाए डेल्टा G इक्वल H माइनस T डेल्टा S। उसने डेल्टा S की वैल्यू कितनी दी है, पॉजिटिव बताई है। क्लियर है? अब देखो ये क्यों हमें मिल रहा है, हीट मिल रही है रिएक्शन से, हमें मिल रही है मतलब एंथैल्पी नेगेटिव, ये भी उसने दे रखा है और ये भी गिवन है, डेल्टा S दोनों गिवन है। तो H पता है, S पता है, T कुछ भी हो, इनकी वैल्यू भर के देखो क्या आएगा। ध्यान दो, डेल्टा G इक्वल H नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, T पॉजिटिव है, ये S पॉजिटिव है, सॉरी S पॉजिटिव, तो T डेल्टा S टोटल टर्म नेगेटिव होगी, दोनों नेगेटिव हो गए, डेल्टा G क्या आएगा, नेगेटिव। यस यस सर। जगलिंग करनी है, डेल्टा G नेगेटिव मतलब सभी कोई भी टेम्परेचर हो, रिएक्शन हमेशा क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। सभी टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है बेटा सबको? यस Yes, sir. देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है मतलब हमने दी, तो क्यू आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। उसके बाद बाय द सिस्टम एंड 394 वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हमारे ऊपर काम किया तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। यस क्लियर है? यस Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बतानी है, टू चूज अ फॉर्मूला U इक्वल Q प्लस W, जो आप भूल गए थे फर्स्ट लॉ, 701 माइनस 394 सीधा आ गया 307 जूल, दैट विल द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय 307 जूल। पॉजिटिव आ रही तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई। यस क्लियर है सबको? यस सर। Yes, देखिए sir. अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, इसको याद कीजिए, ये गिवन है वैसे, ठीक है। फिर ये जो बल्ब जगाया होता है ना, ये दिमाग का बल्ब है कि क्या अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, ये वो है। समझ में आ रही है बात? तो ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, H इक्वल U प्लस NGRT, और उसके बाद में URT को कैलकुलेट करना है, N को कैलकुलेट करना है, वो तो कर ही लोगे। तो N डेल्टा N की वैल्यू निकालेगी माइनस 0.5 और सॉरी प्लस का 0.5 मोल, H NGRT को यूज कीजिए, जो जो एंथैल्पियां दे रखी है उससे H की वैल्यू निकाल लीजिए। सो सिंपल इट इज, है ना। और इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी है, टोटल 40 हैं, 40 में से 8 तो लगभग हम कर चुके हैं, उसका आइडिया मैं दे चुका हूं, तो समझ लेना हो गया, अप्रोच आपको आती है। कितने बचे? 39 है, 40 भी नहीं, 31, 31 क्वेश्चन। इज दिस ए बिग वर्क सर 23 शायद एक्सरसाइज में। देखिए एग्जाम्पलर मिलाइए, टेक्स्ट वाले भी मिलाइए, टोटल 39 बनेंगे, मैंने गिना है इसमें, टोटल 39, ठीक है। एग्जाम्पलर भी अंदर ऐड सर। टोटल 39 क्वेश्चन, क्या बड़ा है यार, 8 तो हमने कर ही लिए, और आपको है हाथों से लिखकर नोटबुक पर लिखने हैं बस, ये नहीं कि समझ लिए तो आ गया। इतना आसान काम है, हर रोज ये क्वेश्चंस 10-10 लगाए ना, 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटे का काम केमिस्ट्री का कर लो, दूसरा अगर फिजिक्स का लगा तो 1.5 घंटा फिजिक्स पे लगा लो, अगर मैथ लगा तो 1.5 घंटा मैथ पर, 3 घंटे मिनिमम, 3 घंटे तो लगाने आपको नोटबुक और पेन पर। इतना काम हर रोज करना, सिर्फ इतना, और कुछ नहीं करना। जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाए तो मेंस और एडवांस पर पहुंच जाओ, वरना ऐसे करो 7 क्वेश्चन हर रोज एनसीईआरटी, 2 मेंस के 1 एडवांस का, ऐसे सोल्व कर लो। वरना पहले इनको खत्म करते जाओ, जो लेसन इन क्वेश्चंस में खत्म हो गया फिर पिछले लेसन के
कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपको 1.5 घंटा तो लगाना है केमिस्ट्री पे जिस भी दिन लेक्चर होता है। तो 1 घंटे में आपके 10 क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। बाकी आप क्या करो, आधा घंटा जो है मेंस लेवल, पिछले लेसन इसके नहीं, पिछले लेसन के मेन सोल्व करना शुरू कर दो, एक एक एडवांस का सोल्व करना शुरू कर दो धीरे धीरे। टोटली 10-12 क्वेश्चन करने हैं सारा दिन, कुछ नहीं करना। 1-1.5 घंटा 3 घंटे सिर्फ, अगर वो कर रहे हो तो समझ लेना सब कुछ कर रहे हो। और अगर ये नहीं कर रहे ना, हर रोज जो 3 घंटा लिख कर नोटबुक पे काम करना, क्वेश्चन लगाने, अगर ये नहीं कर रहे समझ लेना कुछ नहीं कर रहे। यस, समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। इतना काम हर रोज 300 दिन में पता कितने बनते हैं? रोज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। 365 दिन होते हैं साल में, 65 निकाल दो, 52 संडे निकाल दो, 10-15 दिन की और छुट्टियां निकाल दो, होली दिवाली ईद जो भी निकालना है। उसके बाद क्या बचा? उस दिन ऐश करो, संडे को भी ऐश करो, कुछ नहीं करना। 300 दिन फिर भी बचते हैं। 300 दिन हर रोज 10 क्वेश्चन, 3000 हो गए। 3000 क्वेश्चन साल के, 2 साल हो गए 6000 क्वेश्चन। एक बात बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स 6000 क्वेश्चन उन्होंने भी सॉल्व नहीं करे होते। टीचर्स ने भी, बहुत से टीचर्स ने, कुछ एक ने करे होते हैं, हम लोगों ने मेहनत कर रखी है, जैसे बहुत से टीचर्स ने मेहनत भी कर रखी है तो उन्होंने करे होते हैं। लेकिन ज्यादातर टीचर्स जो मेंस वगैरह को या नीट को पढ़ाते हैं उन्होंने 6000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते अपनी लाइफ में। याद रखना, 6000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 सालों में, जो टीचर्स भी नहीं करते हैं। आप उनसे बेटर हो जाओगे यार, क्या कमाल की बात कर रहे हो। 5 भी कर लोगे तो 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर 5 डेली क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी संडे निकाल के। इतना काम नहीं होता क्या? डेली के 5 क्वेश्चन भी बड़े हैं क्या आपके लिए, हर सब्जेक्ट के? अब बात करें हर सब्जेक्ट के करने हैं सर हमें, तो 2 सब्जेक्ट एक दिन में हो रहे ना, तो 10 क्वेश्चन हो गए रोज के। यार 10 क्वेश्चन बड़ी बात है क्या? 3 घंटे फिर भी लगाइए, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको लेक्चर भी याद करना होता है और फिर क्वेश्चन लगाने होते हैं। 1 घंटे में 2 क्लासेस के लेक्चर याद हो जाते हैं, अगर आपने अच्छे से समझा और नोटबुक लेके आपने उसको नोट किया तो। उसके बाद सिर्फ आधा घंटा लगता है उसको लर्न करने में, और बाकी का 1 घंटा लगाइए क्वेश्चन सोल्व करने में। तो 3 घंटे इनफ वर्क है। 3 घंटे में अगर आपका पहले काम हो रहा है तो 3 तो लगाने ही लगाने। अगर लेट हो रहा है, 3 से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 4.5 घंटे मैक्सिमम, उसके बाद किताब बंद करके फेंक दो, देखना मत उसकी तरफ, वरना हैवी हो जाएगा। 3 से 4.5 घंटे पढ़ने की आदत लगा लो बेटा, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। लिख के दे सकता हूं, लिख के। कुछ भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आर्ट्स में हो चाहे कॉमर्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स कॉमर्स वाले भी गवर्नमेंट नौकरियां 1 मिनट में ले लेते हैं क्लर्क की। लिख के दे सकता हूँ, रिटर्न में अगर ना मिले ना तो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी मैं दूंगा अपनी जेब से, बट ये काम कर लेना, इससे बड़ी बात और नहीं बोली जा सकती। फिर भी आप लोग अगर इतना डेली, बट डेली होना चाहिए। 1 साल में आप साल के एंड में लगा लोगे 3000 क्वेश्चन पेपर से 1 दिन पहले, 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने बेटा। 3000 तो बहुत दूर दूर की बात है। समझ में आ रही मेरी बात है? यस सर। है ना? तो सोच लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और बताना भाई भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए।